तो आज हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का हम क्लास अकाउंटिंग, जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने सेक्शन 128 कर लिया है, सेक्शन 129 कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में शेड्यूल 3, है ना? शेड्यूल जी सर। लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल 3 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। क्या होता है शेड्यूल 3? हमने बात की थी कि शेड्यूल 3 जो है वो फॉर्मेट की बात करता है और 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है बैलेंस शीट के बारे में, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और पार्ट 2 बात करता है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात हुई थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर। हमने जर्नल इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे, मींस द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, हम बात करेंगे पार्ट 1 की, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारा आज का टॉपिक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर क्या है, बैलेंस शीट किस किस पार्ट में डिवाइड है। बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और एक पार्ट होता है एसेट्स। बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक पार्ट होता है एसेट्स का। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज की साइड में क्या क्या चीजें आती है, हमने बात की थी। इसके अंदर आती है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। दूसरा इसके अंदर आता है एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन जिनकी क्या है, पेंडिंग है अलॉटमेंट, जिनकी अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, जिनके शेयर्स के अलॉटमेंट नहीं। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और दूसरा फिर हमने क्लास करंट लायबिलिटी। ये हमने बात की थी कि ये जो हेडिंग है बैलेंस शीट के अंदर, ये वाले हेडिंग होंगे जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आएंगे, है ना? जी सर। दूसरा हमने बात की थी एसेट वाली साइड के अंदर, कि एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट आएगा और दूसरा करंट एसेट आएगा। नॉन करंट एसेट आएगा और दूसरा करंट एसेट आएगा। करंट एसेट समझ आ गई? आज हम हाँ 1 2 3 4 5 6 इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, ये सारी चीजें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो पहली चीज हमारी शुरू होती है कि भाई, पहली चीज हमारी शुरू होती है, एक मिनट रुको बस।
एक मिनट। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। हेलो सिमरन, आवाज आ रही है? अब दो सिमरन है क्लास के अंदर, एक सिमरन प्रीत है और एक सिमरन मकारिया है। मिस सिमरन मकारिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? इज एम ऑडिबल? ओके, ठीक है। तो हमने, सिमरन मैं बता देता हूँ एक बार आपको, आज जो क्लास हमारी चल रही है, हमारी जो क्लास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास है। CAFM जो आपका ग्रुप 1 के अंदर एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने वही चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आप एज अ डेमो यहाँ पे लेने आई हैं, दैट्स ओके। आप देखिए, समझिए, जितना आपको समझ आ रहा है अच्छे से कि भाई क्या है क्या नहीं है। एक बार आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, देख लिए आज अगर आपको पूरा अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम आज की क्लास में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, हम बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट आपको पता होगा, आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर या 12th स्टैंडर्ड के अंदर कहीं भी आपने पता पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट की दो साइड होती है। बैलेंस शीट की एक साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट की एक साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और बैलेंस शीट की दूसरी साइड होती है एसेट साइड। इक्विटी के अंदर और लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर आता है शेयर होल्डर का फंड, सबसे पहले शेयर कैपिटल वाली बात करते हैं। दूसरा आता है एप्लीकेशन फॉर पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा आता है करंट लायबिलिटी। और एसेट साइड में क्या आता है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। इतना अंडरस्टैंडिंग है बैलेंस शीट का? इतना तो पता होगा, सबको पता होगा, बेसिक है, क्लियर है। ये तो बेसिक ही है, हमें बैलेंस शीट का बचपन से ही पता है। 11th स्टैंडर्ड से ही, 12th स्टैंडर्ड से ही हमें पता है कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स के अंदर। तो हमारा इसी के बारे में डिस्कशन है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, लिखो, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारी जो बेसिकली क्या आती है, शेयर कैपिटल आती है। इसके अंदर क्या आती है? शेयर कैपिटल आती है। और किस तरह से हमें अपनी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिखानी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना? समझ जी आ गई सर। मेरी बात? हाँ। तो इसमें हम यस बात सर। करेंगे अपना प्रॉपरली शेयर कैपिटल के बारे में। कैपिटल। हाँ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर मैं प्रॉपरली आपको ब्रेकअप करवा देता हूँ इसका सारा। एक बार चार्ट फॉर्म में दोबारा आओ, बैलेंस शीट, ये चार्ट नोट करो पूरा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आओ इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हेड कौन सा है? हमने क्या बात की थी? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड। हमने सबसे पहले यही बात की थी, शेयर होल्डर फंड। दूसरा हमने बात किया था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, पॉइंट नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हमने बात की थी नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा हेडिंग हमारा था नॉन करंट लायबिलिटी। और चौथा हेडिंग हमारा था करंट लायबिलिटी। हमने इसी के बारे में बात की थी, करंट लायबिलिटी।
दिस। इसमें 2 हेड हमारे इक्विटी के हैं और 2 हेड हमारे लायबिलिटी के। ये पहले 2 जो है ये इक्विटी पोर्शन के अंदर आता है ना, और जो दूसरे अगले वाले नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये किसके हैं, लायबिलिटीज के पार्ट है। इतना तो पता है इतना। अब बात करते हैं जी सर। शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर ये सारा नोट करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करेगा जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले लिखो, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल आता है। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के अगेंस्ट कोई मनी रिसीव हुई तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? पहला क्या आता है? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा क्या आता है? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है ना, समझ आ गई? एज पर शेड्यूल 3 शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें आती। समझ आ गई पहला पॉइंट? ये अपने आप में ही प्रॉपर पॉइंट होता है। हाँ, ये वाला पॉइंट जो मैंने बात की। सर रिजर्व एंड कैपिटल क्या कह रहे हो सिमरन? रिजर्व एंड कैपिटल शेयर होल्डर फंड में क्यों आता है? रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। हमेशा वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है। जो रिजर्व होता है उसको बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं तो शेयर कैपिटल के पार्ट में दिखाते हैं। वो प्रॉफिट जो किस पर्पस के लिए रखा गया है? हाँ, शेयर उसको डिविडेंड देने के लिए। डिविडेंड भी जाता है उसके अंदर से, डिविडेंड भी जाता है। बेसिकली इसको शेयर कैपिटल, जब आप कोई चीज मतलब शेयर कैपिटल से आपने कोई प्रॉफिट जनरेट किया तो वो पूरा ही शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाता है। वो पूरा ही शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाता है। शेयर कैपिटल प्लस उससे रिलेटेड जो भी आपने इनकम जनरेट की है तो वो सारा शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। समझ आ गई? जी सर। सर ये मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट ये क्या है? मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट का मतलब होता है कंपनी कई बार क्या इशू करती है। शेयर वारंट लिखो, क्या होता है शेयर वारंट? लिखो, शेयर वारंट इज अ negotiable इंस्ट्रूमेंट। शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जिस भी पर्सन के पास टू whom or who holds the share warrant shall be deemed to be the owner of the शेयर वारंट। जिस भी पर्सन के पास शेयर वारंट होता है, अगर मान लो मैंने शेयर वारंट सिमरन को दे दिया या मंशा आपको दे दिया, तो आप जिस भी पर्सन के पास शेयर वारंट होता है हम मानेंगे वो उसका क्या है? शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द शेयर वारंट। तो क्या होता है? शेयर वारंट का काम क्या होता है? शेयर वारंट दिखाकर जैसे सिमरन के पास शेयर वारंट है तो सिमरन कंपनी के पास जाएगी और क्या कर लेगी? शेयर ले सकती है।
कंपनी के शेयर ले सकती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कई बार शेयर इशू नहीं करती, शेयर वारंट इशू करती है और ये कह देती है कि शेयर वारंट के अंदर मान लो 5000 शेयर लिखे हुए हैं, तो इट मीन्स कि इस शेयर वारंट के अंदर मान लो 5000 शेयर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई सिमरन के पास राइट है, वो कंपनी के पास जाके 5000 के शेयर ले सकती है और उसके बदले में मनी ले सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कई बार शेयर वारंट ले लेते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा दे देते हैं और बाद में जब उनको शेयर लेना है तो वो शेयर ले सकते हैं कंपनी से। तो कोई भी अगर मनी कंपनी को रिसीव हुई है, अगर कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया है, तो उस मनी को भी शेयर कैपिटल के अंदर ही, शेयर होल्डर के फंड के अंदर ही रखा जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ, कोई डाउट शेयर वारंट के अंदर? शेयर वारंट जो होता है एक तरह से क्या होता है, वो एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। जिस पर्सन के पास भी वो शेयर वारंट होता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई जिस भी पर्सन के पास शेयर वारंट होता है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर उस वारंट के अंदर लिखे होते हैं, उसके पास राइट होता है वो शेयर परचेज करने का कंपनी से। समझ आ गई? वो कंपनी से क्या कर सकता है, शेयर ले सकता है। क्लियर है? तो शेयर होल्डर के फंड में समझ आ गया कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से हेडिंग आते हैं शेयर होल्डर के फंड में। तो शेयर होल्डर के फंड में मुझे बताओगे कौन कौन से हेडिंग आते हैं? पहला कौन सा आता है, शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा क्या आता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर, मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट। क्लियर है? और जी सर। हाँ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला हेडिंग क्लियर हो गया। दूसरा हेडिंग, हाँ जी सर। दूसरा हेडिंग अपने आप में ही एनफ है, उसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है। दूसरा हेडिंग कौन सा था, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है, पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? मान लो कंपनी ने, लिखो, मान लो रिलायंस थी, रिलायंस ने शेयर इशू किए 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 शेयर इशू किए, मान लो 1,00,000 शेयर इशू किए। अब क्या हुआ, 1,00,000 रुपए के शेयर जो थे, जिनकी पर शेयर वैल्यू थी ₹100, उसमें लिखा गया था 10 रुपए आपको किस पे देने हैं, एप्लीकेशन पे देने हैं, 20 रुपए आपको अलॉटमेंट पे देने हैं, 30 रुपए आपको फर्स्ट कॉल पे देने हैं और बाकी बैलेंस आपको फाइनल कॉल पे देना है। मान लो आप में से आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई शेयर लेने के लिए, एप्लीकेशन लगाई। मान लो आप चारों ने, सिमरनप्रीत ने, मंशा ने और स्वेच्छा ने, आप लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन लगाई, हजार शेयर की, हजार शेयर की, वही हमें हजार शेयर लगे और एप्लीकेशन का पैसा कितना था, 10 रुपए। तो मतलब आपने कितना कितना पैसा पे किया, 10 हजार रुपए। एक हजार शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन पे पैसा 10 हजार रुपए, एक हजार शेयर के लिए 10 हजार रुपए एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया। बट अभी तक आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुई शेयर की। आपने एप्लीकेशन लगा रखी थी लेकिन अभी तक आपको शेयर नहीं मिले, तो उसको भी कहाँ दिखाएंगे, उसको भी इक्विटी एंड लायबिलिटी की साइड के अंदर दिखाया जाएगा। समझ आ गई? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट क्लियर है? जी सर। कोई डाउट? नो सर। तीसरा हेड हमारा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट और करंट में क्या फिर मीनिंग होता है? नॉन करंट और करंट के अंदर क्या मीनिंग होता है?
करंट शॉर्ट टर्म होती है। करंट जो होती हैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट। नॉन करंट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग। जिन इनके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इनके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म, लिखो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरेंस, लॉन्ग टर्म बोन्स एंड बोरेंस। इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरिंग आता है। और क्या आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और क्या आते हैं इसके अंदर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये इसके अंदर आते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्लियर है, इसके अंदर ये चीजें आती है, हमने पढ़ा हुआ है ये पहले भी। क्लियर है, हाँ जी बच्चों। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस तरह से डिवाइड होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई ऐसी लाइबिलिटी, ऐसी मतलब क्या, डेफर्ड, डेफर्ड मतलब कि भाई आपने किसी लाइबिलिटी को फ्यूचर में ट्रांसफर कर दिया। भाई आज आप लाइबिलिटी को पे ना करके फ्यूचर में ट्रांसफर आपने जिस लाइबिलिटी को कर दिया है उसे डेफर्ड टैक्स कहते हैं। मतलब आज की टाइम पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे, आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी आने वाले टाइम बाद, फ्यूचर में। डेफर्ड, जो डेफर्ड हो चुकी है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर से रिलेटेड जो फ्यूचर की टैक्स लाइबिलिटीज आपकी होती है, वो सारी किस में आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती है। क्लियर है, जी सर। हाँ। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में क्या फर्क होता है, लॉन्ग टर्म कब कहेंगे और शॉर्ट टर्म कब कहेंगे। मान लो जिन, लिखो यहां पे, जिन लाइबिलिटीज का, जिन लाइबिलिटीज का रिपेमेंट पीरियड, जिन लाइबिलिटीज का रिपेमेंट पीरियड 12 महीने से कम है, उसे बोला जाता है करंट, शॉर्ट टर्म। भाई जिन लाइबिलिटीज का रिपेमेंट पीरियड 12 महीने से कम है उनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म, और जिन लाइबिलिटीज का रिपेमेंट पीरियड 12 महीने से ऊपर का है, 2 साल 3 साल, वो होती है लॉन्ग टर्म। जिन लाइबिलिटीज का रिपेमेंट पीरियड जिन लाइबिलिटीज का रिपेमेंट पीरियड 12 मंथ से ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोन लिया, लोन फॉर पीरियड ऑफ 3 years 5 years, ये होता है लॉन्ग टर्म, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। समझ आ गई, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में समझ आ गया। क्लियर है, हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई जी डाउट सर। किसी का भी यहाँ तक कोई डाउट, एक बार यहाँ तक मुझे सारा बता दो बच्चों, किसी का यहाँ तक कोई डाउट। मंशा, सिमरन, नहीं सर, डाउट स्वेक्षा, आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़े। जी सर। ओके,
उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? करंट लायबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? हमारे ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, जो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स आता है, क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज। और क्या आता है इसके अंदर? हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन क्या होता है? कोई भी प्रोविजंस बना दिया। हम पढ़ेंगे प्रोविजंस का अच्छे से, क्या होते हैं प्रोविजन। तो आपको पूरा समझ आ गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी का ब्रेकअप समझ आ गया, किस तरह से होता है इक्विटी और लायबिलिटी का ब्रेकअप। क्लियर है? जी सर। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स की, एसेट्स के अंदर आती हैं नॉन करंट एसेट्स। ये हमेशा बिल्कुल अच्छे से ध्यान करना, जो भी सर ऐसे चीजें। कर लेते हैं, हाँ जी, का ही करवा दो पूरा, तो ज्यादा हो जाएंगे। पहले लायबिलिटीज का ही करवा दो, लाइक आगे इसमें डिटेल में है ना इसका, क्या कह रहे पहले हो? इसको ही कर लेते हैं पूरा। क्या? मैं ऐसे बोल रही थी कि पहले हम लायबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, जो हाँ, डिटेल में आगे डिस्कशन है इसकी। नहीं एक्चुअली क्या है, मैं पूरा बताऊंगा, कई चीजें डिटेल में भी है। फिर मैं एक बार पूरा फॉर्मेट बता के ना, फॉर्मेट इसके बारे पूरा बता के फिर पूरा फटाफट फटाफट बताता चलूंगा, ठीक है ना? बट एक एक कंटेंट का, एक एक आइटम का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि कई बार लगता है कि ये पढ़ा हुआ है हमने, ये हमें आता है, बट जब एग्जामिनेशन के अंदर लिखने बैठते हैं ना, तो वहां पे जब एक फिगर भी मिस हो जाती है ना, और जब मैचिंग नहीं होता एसेट और लायबिलिटी का, तो बहुत दुख होता है। और एग्जाम में फिर उस टाइम पे नंबर ऐसे करते हैं तो समझ ही नहीं आता। फिर हम कई बार लाइटली ले लेते हैं कि आता है हमें, है ना? नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर हमारा आता है फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, ये हमारी क्या होती है? मशीनरी, ये हमारी होती है फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है। आपने 5 सालों के लिए एफडी करवाई, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स होगी, कोई डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन आपका कोई है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट, ये आपकी क्या है? ये आपकी अदर नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट की अगर मैं बात करूं, उसमें आता है आपका इन्वेंट्रीज, जैसे आपका स्टॉक हो गया, इन्वेंट्रीज। उसके बाद आता है आपका डेटर्स, डेटर्स। आपका आता है कैश, कैश एंड कैश इन हैंड एंड बैंक, बैंक बैलेंस। आपका फिर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन। ये सारा आपका क्या होता है? ये सारा आता है आपका करंट एसेट के। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सारे का सारा
किसके बारे में बात करता है? ये हमारा बात करता है एसेट के ब्रेकअप का। लायबिलिटी और एसेट का ब्रेकअप समझ आ गया पूरा? हाँ जी, क्लियर है? जी सर। हाँ। जी सर क्लियर है। हाँ, तो ये हमारा पूरा ब्रेकअप है। यहाँ पे भी हमारा पूरा क्या है? ब्रेकअप है। एसिड में हाँ, शॉर्ट होते हैं। क्या कह रहे हो सिमरन? कुछ कह रहे हो? सर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, इस साइड शॉर्ट टर्म लोन एडवांस क्यों आते हैं? एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्यों होते हैं? लोन एंड हाँ, ये वो चीजें होती हाँ हैं जी। एसेट्स के अंदर जो हमने प्रोवाइड करा की हुई है। कोई भी किसी को एडवांस दिया हुआ है, किसी को कुछ दिया हुआ लोन है, जो हमें एक होता है हमारा दिया हुआ, एक होता है हमारा लिया हुआ, है ना? जो हमने दिया हुआ होता है वो लोन एडवांसेस में आता है कि भाई हाँ कंपनी की क्या है, वो एसेट के अंदर है, कंपनी का वो पैसा है और कंपनी उसको अपने पैसे को अपनी एसेट में यूज कर रही है। लेकिन कई बार बोरिंग्स में आती है कि हमने पैसा ले रखा है लोगों से, वो बोरिंग्स का पार्ट माना जाता है ना? एक लिया हुआ पैसा होता है, एक दिया हुआ पैसा होता है। लिया हुआ पैसा अगर लोगों से आपने पैसा ले रखा है और वापस करना है तो वो आपकी बोरिंग्स में आएगा, वो लायबिलिटी होता है। आपने लोगों को पैसा दे रखा है, वो पैसा आपको मिलना है, आपका लोगों को पैसा दिया हुआ है, तो वो आपकी एसेट्स है। समझ आ गई? हाँ जी। ये होता है पूरे का पूरा फॉर्मेट हैज पर शेड्यूल 3। आपको जो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, मान लो आपको बोला गया कि बैलेंस शीट बनाओ और आपने इस तरह से बना दिया, लाइबिलिटीज अमाउंट जो हम पुराने टाइम में बनाते थे, एसेट अमाउंट, अगर ये बना दिया ना, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये है ही नहीं है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट जो है वो वर्टिकल है हैज पर दी शेड्यूल 3। समझ आ गई? कई बार हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता, हमने कर लिया, हमारी तरफ से हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, हमें पता भी नहीं चला कि भाई हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई, एसेट्स एंड लायबिलिटी भी मैच हो गई, एक एक चीज हमने सही मेंशन कर दी, बट हमने फॉर्मेट को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया, हमने फॉर्मेट नहीं फॉलो किया। तो फॉर्मेट ना फॉलो करने की वजह से आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आपका पेपर पूरा गलत हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? तो प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। बैलेंस शीट मतलब क्या आना चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लिखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर while preparing the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जब प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या क्या पॉइंट वो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, for the format of balance sheet, shall be as per the schedule 3, as per the schedule 3। दूसरा, जब भी आपसे पेपर में बोला जाए बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, पेपर में आया और आपसे प्रिपरेशन, आपको बोला गया कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर द ईयर दिस टू दिस, इस साल की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, आपको पहले पूरे का पूरा ये फॉर्मेट जो है आंसर शीट के अंदर डाल देना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको पहले ये पूरा फॉर्मेट आंसर शीट के अंदर डाल देना है, पूरा हैज इट इज, एक एक चीज। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है पेपर के अंदर, शीट के अंदर। इंफॉर्मेशन देख के आपको चेक करना है, भाई सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में आना, शेयर कैपिटल कितनी है, रिजर्व सरप्लस कितना है, मनी रिसीव होंगे, शेयर वारंट कितना है, उसी हिसाब से आपको नोट्स के अंदर वर्किंग करके, यहाँ पे नोट्स टू भी लिखना है, नोट नंबर। मान लो आपने शेयर कैपिटल कैलकुलेट की, उसके लिए नोट 1 डाल दिया,
रेफर नोट 1, यहाँ पे नोट 1 डालोगे और वहां पे नोट 1 के अंदर कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। दूसरा फिर आओगे रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर, नोट 2, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दोगे। मान लो कंपनी ने कोई भी वो नहीं दे रखी, आंसर क्वेश्चन के अंदर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नील डाल दोगे, जीरो डाल दोगे, जीरो, या फिर नील डाल दोगे। जीरो डालोगे वैसे तो जीरो, कि भाई है ही नहीं है ये, ठीक है ना। पहले तो आपको क्या करना सर है, मतलब पूरा फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट, अगर इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चलोगे तो ये फॉर्मेट आपका कहीं नहीं जाएगा। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लेना, आप कोई सी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लेना, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो वो पहले फॉर्मेट को पूरा उठाती है, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन डालती है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी उस इन्फॉर्मेशन को वो जीरो कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। हाँ, तो आपके पास अगर जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप पूरा फॉर्मेट को ड्रॉ कर लोगे, पूरे फॉर्मेट को लिख लोगे। और फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर्मेट स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है नाम, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी में जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2023। समझ रहे हो? उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये पूरे का पूरा फॉर्मेट अपनी आंसर शीट के अंदर लिख देना। सबसे पहले आपको आना है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, और किस फॉर्मेट में बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में, जैसे ये है वर्टिकल फॉर्मेट, समझ गए? वर्टिकल फॉर्मेट आपको आना है वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। अब वर्टिकल फॉर्मेट में जब आओगे तो सबसे पहले आप शुरू करोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी से। यहाँ पे एक कॉलम डालोगे किसका, नोट का, एक कॉलम डालोगे फिगर हैज ऑन एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और एक फिगर डालोगे आप फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, 2021 और 22 की। समझिए मेरी बात? यहाँ पे आपको 2 साल की फिगर डालनी पड़ती है, एक फिगर आती है करंट फाइनेंशियल ईयर की, एक फिगर आती है पुराने पिछले फाइनेंशियल ईयर की। समझिए मेरी बात? जी हाँ, कोई डाउट? नहीं सर। सिमरन? पहले करंट आएगा फिर उसके बाद प्रीवियस आएगा। हाँ, सिमरन समझ आ रही है बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? दोनों फिगर्स लिखेंगे फिर हम, दोनों फिगर करंट एंड प्रीवियस की, अगर क्वेश्चन में, लिखनी है। हाँ वैसे तो दोनों फिगर आएगी क्वेश्चन के अंदर, दोनों फिगर आएंगी, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनती है ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बनती है। अगर आपको देखना है, अगर ये भी कहा गया कि कंपनी को बने हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है तो फिर उस साल की एक ही की फिगर आएगी। अगर कंपनी पुरानी है तो फिर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की, जो सबसे लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर उसमें दे रखा होगा उसकी, और उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की आपको फिगर डालनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप रुपीज में डाल रहे हो या डॉलर्स में डाल रहे हो, उसका रुपीज या डॉलर यहाँ पे अमाउंट भी बताना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, फॉर्मेट में अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो आपका क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है? तो फिर हम इक्विटी एंड लायबिलिटी में पूरा डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे शेयर होल्डर फंड, हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व, मनी रिसीव एंड शेयर वारंट। दूसरा हमारा हेडिंग आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हमारा हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें हमने बात की थी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चौथा हमारा हेडिंग आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स और आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज या टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर क्रेडिटर्स, ये सारा ट्रेड पेबल्स में आएगा।
उसके बाद फिर हमारा आएगा अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर टोटल हम कर देंगे यहाँ पे। ये टोटल हमारा किसका आएगा? ये टोटल हमारा आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी का। ये हमारा टोटल आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। फिर हम दूसरा शुरू करेंगे एसेट की साइड। एसेट साइड में हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये सारी क्या है? ये हमारी क्या है? ये नॉन करंट एसेट्स है ना। ये हमारी क्या है? ये नॉन करंट एसेट्स है। समझ गए मेरी बात? नॉन करंट एसेट। उसके बाद क्या है हमारा? फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसका पीरियड 2 साल, 3 साल, 5 साल है, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये भी चीज लॉन्ग टर्म लोन एडवांस या अदर नॉन करंट एसेट, ये हम सारा दिखा देंगे। फिर हमारा आएगा करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट। फिर यहाँ पे टोटल आ जाए। और हमेशा द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी किसके बराबर होना चाहिए? टोटल ऑफ एसेट्स। समझ आ गई? तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको अकॉर्डिंगली ऐसे ही करना है। एग्जाम में आएगा। अगर आपने ये फॉर्मेट पूरा फॉलो किया, अगर आपने हर एक चीज को इसी तरह से नोट किया, पेपर में पहले इसको ड्राफ्ट करोगे फॉर्मेट को, फॉर्मेट भी अगर आपने ड्राफ्ट किया अच्छे से, उसका भी आपको 1 से 2 नंबर एग्जाम में मिलेगा। 1 से 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, वर्किंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको ये पता हो जाएगा कि मुझे क्या क्या फिगर कौन कौन सी चीज में डालनी है। तो पहले फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, हेडिंग्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग है और कहाँ पे मुझे डालनी है। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ जी। कोई डाउट यहाँ तक? सिमरन, स्वेक्षा एंड मंशा, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? हाँ स्वेक्षा कुछ कह रही हो? नो सर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब क्या क्या डिस्क्लोजर जाता है? हमने बात तो फॉर्मेट की कर ली। अब शेड्यूल जो है, शेड्यूल के अंदर किस तरह से हम डिस्क्लोजर देंगे, किस तरह से हम डिस्क्लोजर देंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी और लायबिलिटीज के आइटम का। इक्विटी के आइटम का और लायबिलिटी के आइटम का, इसको देखो, इन चीजों को ना नोट्स टू अकाउंट के अंदर फर्दर पूरा खोला जाता है। इसके लिए फिर बनेंगे प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स। इन चीजों के लिए क्या बनेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। जैसे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आगे क्या क्या चीजें आएंगी? रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए क्या क्या चीजें आएंगी? उनकी वर्किंग हम कहाँ करेंगे? उनकी वर्किंग हम करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हम क्या देंगे? डिस्क्लोजर देंगे। समझ आ गई? वर्किंग के लिए आप कहाँ जाओगे? नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है? अब ये वर्किंग की बात कर रहा है। जब हम वर्किंग करने जाएंगे कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आप किस तरह से, अब बात करते हैं कि ये तो चलो आ गया फॉर्मेट, ये तो था फॉर्मेट की। आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, अब ये कह रहा है कि आपको जब शेयर कैपिटल निकालनी है, मान लो, किस तरह से शेयर कैपिटल निकालोगे, इसका टोटल किस तरह से निकालोगे, इसके लिए आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में जाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से किस चीज का टोटल निकाला जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब आते हैं हमारे पास सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। सबसे पहले डिस्क्लोजर की बात करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें पता चल जाता है कि हमें क्या बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब उठ के आएगा 6 नंबर का प्रैक्टिकल जब उठ के आएगा क्वेश्चन में, 6 से लेके 8 नंबर तक का जो भी आएगा प्रैक्टिकल उठ के आएगा, तो भाई आपको ये चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जिस बच्चे को इस चैप्टर की पूरी अच्छे से नॉलेज है वो प्रैक्टिकल उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल वो आसान से अटेम्प्ट कर सकता है। आपको पूरी हर एक चीज को अच्छे से समझना है, और जिसने समझ लिया उसने प्रैक्टिकल में आराम से काम कर लेगा। आगे जब प्रैक्टिकल आएंगे चौथे पांचवें चैप्टर में जाके, तो वो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई? जी सर। हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी नहीं है। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजों के डिस्क्लोजर आएंगे। कैपिटल का डिस्क्लोजर, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्क्लोजर आएगा। उसके बाद हमारा किसका आएगा, कोई भी मनी जो रिसीव हुई थी अंगेज दी शेयर वारंट। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल के बारे में शेड्यूल 3 के अंदर शेयर कैपिटल के बारे में क्या क्या हमें डिस्क्लोजर देना है। शेयर कैपिटल के बारे में क्या क्या आएगा वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल। शेयर कैपिटल के बारे में हमें बताना है कि भाई हमारी शेयर कैपिटल किस तरह से है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, प्रॉपर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। शेड्यूल 3 डील विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हाँ, हमें पता है शेड्यूल 3 किसके लिए है। शेड्यूल 3 बात करता है कि किस तरह से हम किसकी बात करेंगे, बैलेंस शीट की, किस तरह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और उनके अंदर डिस्क्लोजर देंगे। और इसके अंदर हमें ये भी पता चलेगा कि हमें किस तरह से इक्विटी को क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से अपने डेट को क्लासिफाई करेंगे। और इससे हमें और ये भी बताता है शेयर कैपिटल के अंदर कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसको अलग से क्लासिफाई किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को अलग से बताएंगे और इक्विटी शेयर को अलग से बताएंगे। डिटेल में आगे बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये शेयर कैपिटल के अंदर। ये होती है प्रॉपरली। हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए एनफ है। नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए आपका इसमें इतनी रेलेवेंसी नहीं है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है आगे के लिए। आगे जब प्रैक्टिकल के लिए आपको तैयार होना है तो इस चैप्टर की आपको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल। कुछ कह रहे हो सिमरन? से आ सकता है। हाँ, मंशा सिमरन थ्योरेटिकल से आ सकता है ऐसे लाइक फॉर्मेट आ सकता और है, पूछ डिस्क्लोजर सकता है। रिक्वायरमेंट्स की पॉइंट्स एंड ऑल। थ्योरेटिकली पूछ सकता है, जैसे ये पूछ सकता है थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट जैसे, ऑफ व्यू से आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर कैपिटल, लाइक कैसे आ सकता है। व्हाट इज शेयर कैपिटल एंड द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ये पूछ सकता है आपसे। शेयर कैपिटल क्या होती है और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल का पार्ट है कि भाई द कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज रेज, द कैपिटल विच इज रेज बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर। अगर आपसे पूछे कि शेयर कैपिटल क्या है, हमने कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर कैपिटल का चैप्टर है, उसके अंदर शेयर कैपिटल की डेफिनेशन दे रखी है। शेयर कैपिटल की डेफिनेशन है, लिखो, द अमाउंट raised by the company by issue of shares, raised by the company by issue of share। अब कितनी तरह की हमारी शेयर कैपिटल होती है, लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सबसे पहले होती है एथोराइज शेयर कैपिटल। एथोराइज शेयर कैपिटल
हमें अपनी बैलेंस शीट के अंदर बताना पड़ेगा कि कंपनी की एथोराइज शेयर कैपिटल क्या है। एथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये इसके अंदर आपको बताएगा, आपको ना शेयर कैपिटल वाले पार्ट के अंदर पूरा बताना पड़ेगा कि पहले बताना पड़ेगा कंपनी की एथोराइज कैपिटल कितनी है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितने इशू कर सकती है, समझ रहे हो मेरी बात? द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम, इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम एमओए। क्योंकि जो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है वो कहां लिखी होती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। हैवी लग रहा है किसी को? बताओ, यहां तक कोई डाउट हो बताओ, किसी का यहां तक कोई डाउट है अभी तक? नो सर। टाइप्स ऑफ शेयर में तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ये आते थे। ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल मतलब शेयर्स अलग है, शेयर कैपिटल अलग है। शेयर अलग है, शेयर कैपिटल अलग है। हमेशा ध्यान रखो, जब आप कंपनी, इसकी पूरी नॉलेज आपको पता कहां मिलेगी? अभी आपको कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी आपने कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा होता, सवेक्षा को बहुत अच्छे से पता है, सवेक्षा बहुत पुरानी स्टूडेंट है, सवेक्षा का ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये मॉर्निंग बैच से है, तो इसको पता है शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में, पता है ना सवेक्षा? यस सर। हाँ, तो मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, लिखो शेयर जो होते हैं, शेयर्स और शेयर कैपिटल। शेयर और शेयर कैपिटल क्या होता है? आपको एग्जांपल देता हूं मैं। हैवी लग रहा है तो बताओ सिमरन। नहीं सर। नो सर। हाँ भाई सिमरन बताओ, बोलो सिमरन। नो सर। अच्छा, हाँ, तो भाई क्या है, शेयर मान लो दो शेयर होल्डर थे, मंशा और सिमरन, मंशा एंड सिमरन। मंशा और सिमरन, मंशा के पास थे 5 लाख रुपए, सिमरन के पास थे 5 लाख रुपए, सिमरन के पास थे 5 लाख रुपए। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं। आपने कहा कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। 5 लाख रुपए मंशा ने लगाए, 5 लाख रुपए सिमरन ने लगाए, और यहां पे आके 10 लाख रुपए हो गए। ये जो 10 लाख रुपए है ये कंपनी की क्या होती है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। ये 10 लाख रुपए क्या है? कंपनी की शेयर कैपिटल। और ये 5 लाख रुपए क्या है? शेयर है। 5 लाख रुपए क्या है? शेयर है, शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। और शेयर कैपिटल क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स, एग्रीगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट, सारे शेयर्स को मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है वो होता है शेयर कैपिटल। और शेयर क्या होता है? शेयर शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ जी। अब हमेशा ध्यान रखना, शेयर अलग चीज होती है और शेयर कैपिटल अलग चीज होती है। शेयर कैपिटल टोटल होता है सारे के सारे शेयर्स का। इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। आपकी शेयर्स जो होते हैं दो तरह से होते हैं, दो तरह के शेयर होते हैं। एक होते हैं इक्विटी
एक होते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इक्विटी की टोटल कैपिटल को बोला जाता है, सारे इक्विटी के शेयर्स को इकट्ठा कर दें जो टोटल अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर के सारे अमाउंट को इकट्ठा करके टोटल कर दें तो उसको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं कि सर ये तो चलो आपने बता दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर इक्विटी शेयर, तो सब सेम सा लग रहा है। तो ये क्या है, ये कौन सा टाइप है शेयर कैपिटल का, ये कौन सा टाइप है, ये बात करते हैं। अब लिखो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। पहला टाइप होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पहला टाइप होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा टाइप होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशू शेयर, नोट कर रहे हो ना, कैपिटल। यस सर। तीसरा टाइप होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। चौथा टाइप होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और लास्ट होता है पेड अप शेयर कैपिटल। इसको लिखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो होती है ना, मैक्सिमम कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी। बताऊं कैसे, बताऊं, एग्जांपल दूं? जैसे कंपनी को अथॉरिटी मिली है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कितनी ऑथराइज अथॉरिटी है हाँ शेयर कैपिटल को इशू करने के लिए। हाँ, मैं बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ एक बार, ऑथोराइज क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल क्या होता है। कंपनी जब नए बनने वाली थी, मान लो कंपनी जब नई बनती है तो कंपनी क्या कहती है कि भाई एक वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पता है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो हाँ जी, यस सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी बन रही होती है तो कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताना पड़ता है कि कंपनी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, कि भाई कंपनी कितना कितना पैसा जो है वो रेज कर सकती है अपनी शेयर कैपिटल से, कितना पैसा शेयर इशू करके उठा सकती है मार्केट से, या कितना पैसा ले सकती है। ये होती है मैक्सिमम। ये रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड किसके पास? एमसीए के पास। वो कैपिटल जो रजिस्टर्ड होती है एमसीए के पास। कंपनी इससे ज्यादा पैसा शेयर होल्डर से नहीं ले सकती। कंपनी ऑथोराइज, ऑथोराइज का मतलब क्या होता है? जितना पैसा आप ले सकते हो बाय इशू ऑफ शेयर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा आप ले सकते हो वो कौन बताएगा? वो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताएगी। समझ आ गई? लिखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम a company can raise
द कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर को इशू करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा शेयर होल्डर से ले सकती है उसे बोलते हैं अथोराइज। इससे ज्यादा नहीं ले सकती। समझ आ गई? मान लो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखा था कि कंपनी की अथोराइज शेयर कैपिटल है 50 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम 50 करोड़ से ज्यादा कंपनी नहीं हाँ, शेयर कर सकती इशू। मतलब ज्यादा 50 नहीं हो करोड़ सकता। से ज्यादा कंपनी क्या नहीं कर सकती? शेयर इशू नहीं कर सकती। पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 करोड़ तक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अगर कंपनी को उससे ज्यादा करने हैं तो पहले कंपनी को अपना मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, अपनी शेयर अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करवाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी 50 करोड़ से ऊपर कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर इशू कर सकती है। समझ आ गई? जी सर। हाँ। अब मान लो, अब दूसरा होता है इशू शेयर कैपिटल। लिखो, इशू शेयर कैपिटल इट इज अ पार्ट ऑफ अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये अथोराइज शेयर कैपिटल का पार्ट होता है विच इज for the time being issued by the company ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। मान लो कंपनी 50 करोड़ तक शेयर इशू कर सकती थी, पर कंपनी ने मान लो 30 करोड़ के शेयर इशू किए। तो ये कितने हैं? जितना कंपनी इशू करती है शेयर, कंपनी ने 30 करोड़ के इशू किए, तो ये क्या है? इशूड शेयर कैपिटल। 50 करोड़ में से कंपनी ने, मान लो कंपनी ने जितने इशू किए शेयर उसको बोल जाते हैं इशू शेयर कैपिटल। समझ आ गई? जी सर। क्लियर है सिमरन? हाँ जी। तीसरा है हमारे पास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? इसको लिखो, इट इज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इसमें हमें पता चलता है कि कंपनी ने जितना इशू किया और कितना लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब मतलब परचेज किया। मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए थे मार्केट में 30 करोड़ के, और बाद में पता चला कि सिर्फ 25 करोड़ लोगों ने क्या किए हैं? शेयर को सब्सक्राइब किया है। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। समझ आ गई? क्लियर है? सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कंपनी ने कितनों को फिर एक्सेप्ट किया है? कॉल्ड अप का मतलब होता है कॉल फॉर दी पेमेंट। कॉल्ड अप कैपिटल पार्ट होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितनों ने शेयर परचेज किए थे, कंपनी ने जिन शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब किया है, परचेज किया है, उनमें से कितना अमाउंट कंपनी ने पेमेंट करने के लिए मांगा। मान लो 25 करोड़ के शेयर मिले थे, कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला 20 करोड़ मांगने के लिए, अभी के लिए 20 करोड़ की पेमेंट के लिए बोला। तो कंपनी ने पेमेंट करने के लिए कितना उनसे कॉल किया है, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कंपनी ने डिमांड किया है पैसा उनसे कि भाई आप हमें इतना पैसा अभी दो। और पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल होती है अमाउंट पेड बाय दी
शेयर, टोटल अमाउंट पेड बाय दी शेयर। भाई कंपनी ने 20 करोड़ मांगा था, 15 करोड़ शेयर होल्डर ने पे किया, तो जितना कंपनी को शेयर होल्डर ने पे किया उसे बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। ये बराबर भी हो सकती है, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड पेड बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सारा समझ आ गया? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, सब कुछ समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट? तो यही है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल भाई शेयर कैपिटल के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल कंपनी की कितनी है, कंपनी की इशू शेयर और सब्सक्राइब शेयर कितनी है, पेड अप शेयर कितनी है, और ये पूरा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना? ये आपको पूरा बताना पड़ेगा इसके अंदर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? Yes, sir. नहीं No, सर। sir. यार क्या हो गया? हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर, नंबर इशू, सब्सक्राइब, फुली पेड, ये इसका फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू क्या होती है? ये पार वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू एज पर द कैपिटल क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। फेस वैल्यू का मतलब कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी की फेस वैल्यू होगी ₹10 पर शेयर। तो ये जो लिखा होता है ₹10 पर शेयर, ये क्या है? फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल को कैसे लिखते हैं? शेयर्स को कैसे लिखते हैं? अगर आपको किसी कंपनी के शेयर बताने हैं तो उसको कैसे बताओगे? लिखो। कंपनी के अगर आपको किसी के शेयर बताने हैं तो आपको बताना पड़ेगा 5000 इक्विटी शेयर्स। 5000 ऐसे बताना पड़ेगा, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये होता है नंबर ऑफ शेयर, ये होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और इनको टोटल जब हो जाए तो ये क्या बन जाता है? शेयर कैपिटल। ये टोटल क्या बन जाता है? शेयर कैपिटल। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई? कोई डाउट? सिमरन, मंशा, कोई डाउट? Yes, टेंशन sir. हो रही है? Yes, माइंड sir. में कोई क्वेश्चन आ रहा है? No. डर लग रहा है? सर हाँ बच्चों, डर लग रहा है? नहीं sir. हाँ बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे यार, क्या चक्कर क्या है? नहीं. सिमरन क्या No, हुआ? sir. No, sir. अच्छा, हाँ जी. यार आप समीक्षा दे दो। समीक्षा को ना, समीक्षा बिल्कुल हिंदी मीडियम से है, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, और उसने बेचारी ने खुद से पढ़ के CSET पास किया और अभी भी ट्राई कर रही है बेस्ट देने के लिए अपना। वो बिल्कुल ही हिंदी मीडियम से है, उसने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, तो बट फिर भी वो ट्राई कर रही है अपना पूरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में CSET दे मारा अच्छे नंबरों से, और अब एग्जीक्यूटिव के लिए भी तैयारी कर रही है। ठीक है ना? अभी स्टार्ट ही किया है. हाँ, उसका अभी दिसंबर में पेपर देगी वो। CSET अभी इसने स्टार्ट किया है. नहीं, कोचिंग तो ये कभी से ले रही है मुझसे, हो गया इसको 3 महीने के आसपास, 2-3 महीने के आसपास कोचिंग लेते हुए। आधा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसका। ठीक है. हाँ, यहाँ तक क्लियर है?
फेस वैल्यू। हाँ जी। हाँ, उसके बाद क्या है, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर। रिकंसिलेशन ऑफ शेयर का मतलब आपको ये बताना पड़ेगा आपकी टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, पिछले साल की शेयर कैपिटल कितनी है, आपको इक्विटी की शेयर कैपिटल अलग से बतानी पड़ेगी, प्रेफरेंस की शेयर कैपिटल अलग से बतानी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि भाई आपको करंट ईयर की तो अलग से बतानी पड़ेगी शेयर कैपिटल कितनी है, पिछले साल की आपको अलग से बतानी पड़ेगी, और आपको अगर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो अलग से बतानी पड़ेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको अलग से बतानी पड़ेगी। समझ आ गई? ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आई विल ओनली डिस्कस दैट पोर्शन, अदरवाइज इसमें काफी कुछ ऐसी चीज है एक्स्ट्रा जो ऊपर से है, जो मतलब नॉर्मल है, हम उसको सिर्फ पढ़ लेंगे एक बार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्पज से, कि भाई आपसे बिल्कुल ही जो थ्योरेटिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जैसे शेयर कैपिटल था, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल था, क्या पता आपसे 3 नंबर में, क्या पता आपसे 4 नंबर में, क्या पता आपसे 5 नंबर में या 6 नंबर में पूछ ले, ठीक है ना? जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, जो वैसे नॉर्मल है तो उसको हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? जी सर। हाँ, आपको ये भी बताना पड़ेगा राइट प्रेफरेंस रिस्ट्रिक्शन अटैचिंग टू शेयर इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। आपको आपका मतलब शेयर किस बेसिस पे इशू किए गए हैं, आपने शेयर राइट इशू पे बेसिस पे किए हैं तो वो भी बताना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे किया है वो भी बताना पड़ेगा, ये चीजें भी आपको प्रॉपर्ली बतानी पड़ेगी, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा कि शेयर राइट इशू पे है तो आपको बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल पार्ट के अंदर बताना पड़ेगा शेयर इक्विटी शेयर इशू ऑन राइट बेसिस दिस। तो ये ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलेवेंसी नहीं है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर्मेट तो आपको पूरा पता है ना अच्छे से? जी सर। फॉर्मेट आपको पता है, शेयर कैपिटल का आपको पता है, जो